हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग टारगेट आईआईटी जेईई सीरीज का जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल और अवकल समीकरण, यानी कि एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों ही अच्छे चैप्टर हैं, कम एफर्ट में हमें मार्क्स देकर जाते हैं, है ना। बड़े ध्यान से आज की क्लासेस को अटेंड करना, आज की क्लास को अटेंड करना है हम लोगों को। और पिछली दो क्लास में जो एक एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल और अवकल समीकरण। पहले ये जो निश्चित समाकलन का क्वेश्चन था, पहले इसको करते हैं अपन। ये एरिया से भी रिलेटेड है तो अपन वैसे भी देख पाएंगे, है ना। करो इसको। होमवर्क में तो आपने किया ही होगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। होमवर्क में तो आपने किया ही होगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पर ये जो फलन दिया हुआ है ये है log x क्यूब प्लस वन, दो आधार पर, और ये है दो की घात x माइनस वन की घात एक बटा तीन। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ भी दो है आधार में, यहाँ भी दो है, यहाँ घात तीन है, यहाँ एक बटा तीन है, यहाँ प्लस वन है या माइनस वन है। ये सारी चीज़ें देखकर हमें किस तरफ हिंट कर रही हैं कि शायद ये फलन एक दूसरे के इन्वर्स हो सकते हैं। जैसे कि पहला फलन मैं ले लूँ y इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा? दो की घात y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, दो की घात y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x हो जाएगा दो की घात y माइनस वन की घात एक बटा तीन। मतलब ये यही चीज लिखी हुई है, ये एक दूसरे के इन्वर्स लिखे हुए हैं। इवन यहाँ पर भी अपन अगर x इज इक्वल टू वन रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? log टू टू, यानी कि y भी वन आ जाएगा। और x इज इक्वल टू अगर आप दो रखोगे तो दो दूनी चार दूनी आठ और एक नौ, ये आ जाएगा नाइन टू द बेस टू। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको दिख रही हैं साफ साफ। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से क्या है कि a से b एफ एक्स डी एक्स यहाँ लिखा हुआ है, और प्लस यहाँ पे क्या चीज़ लिखी गई है? एफ ऑफ a से लेकर एफ ऑफ b एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, यही लिखा हुआ है ना। तो ये कितना हो जाता है? बी एफ बी माइनस ए एफ ए, बी एफ बी माइनस ए एफ ए। यहाँ पर जैसे ही आप प्रतिस्थापन करोगे, x की जगह एफ एक्स सब्सिट्यूट करोगे, ये सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखने लग जाएंगी, है ना। वैसे तो ये रिजल्ट हम लोगों को याद भी होना चाहिए, किसी को नहीं याद है तो अब से याद कर लो। इसको प्रूव करना बिल्कुल सिंपल है। इस वाले में x की जगह g ऑफ y प्रतिस्थापित कर देना, इससे सारी चीज़ें तुम्हें होती हुई दिखाई देने लग जाएंगी। यहाँ f ऑफ g ऑफ y होगा, मतलब जो भी x का मान होगा, ये भी x का मान f ऑफ a है, या f ऑफ a रखोगे उसके संगत मान आते हुए दिखने लग जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अगर ऐसा कर दें अपन तो अपने पास क्या चीज़ आ जाएगी? बी एफ बी, मतलब ऊपरी सीमा गुणा ऊपरी सीमा पर इसका मान, यानी कि दो गुणा लॉग, और ये कितना हो जाएगा? आठ नौ, दो आधार पर, माइनस एक गुणा निचली सीमा, निचली सीमा रखेंगे तो कितनी हो जाएगी? लॉग दो, दो आधार पर, यानी कि एक। तो ये जो पूरी चीज है इसका मान इतना सा होकर रह जाएगा, ये जो पूरी चीज है उसका मान इतना सा होकर रह जाएगा। अब ये होकर रह गया तो अपन को बताना है लगभग कितना होगा। तो 9 जो है वो किससे किसके बीच में बोला जा सकता है? 8 से बड़ा है, और किससे छोटा बोल दे अपन इसको? 16 से छोटा कर दें क्या? फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा पास में देखना चाह रहा हूँ कोई व्यवस्था कि 9 से चलो 16 पे ही रखें अगर अपन, तो अपना लॉग ले लें दो आधार पर, तो दो आधार पर ये 4 हो जाएगा। अब अपन को एक्चुअली दुगना भी करना है, दुगना भी करना है, तो मैं यहाँ 4 यहाँ पे नहीं लाना चाहता हूँ, और छोटी कोई वैल्यू रखो, और छोटी कोई वैल्यू ढूंढे अपन, और छोटी कोई वैल्यू ढूंढे, क्योंकि इसका डबल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ 7 आ जाए तो यहाँ 7/2 आ जाए, यहाँ 7/2 लाना है तो ये 2 की घात 4 की जगह 2 की घात 7/2 आ जाए, तो ये 2 की घात 7/2। ये सही लिखी है क्या चीज? एक बार देख लेते हैं। 9 और 2 की घात 7/2, दोनों तरफ वर्ग कर दो तो ये हो जाएगा 9 की घात 2, और ये हो जाएगा 2 की घात 7, तो ये है 81, और ये है 128। तो ये बात सही है, 9 जो है 2 की घात 7/2 से छोटा है, मतलब ये चीज़ 7/2 से छोटी होगी। इसका डबल कर देंगे
तो ये 7 से छोटी होगी और इसमें से 1 घटा दोगे तो 2 log 9 2 आधार -1 6, ये 5 से 6 के बीच में होगी। ये राशि 5 से 6 के बीच में होगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा आसान सा ये सवाल था, है ना। बस जो बात याद रखनी है आप लोगों को वो ये याद रखनी है। क्या याद रखना है? ये बात याद रखनी है। अगर ये याद रख लोगे काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये अब 3D का एक सवाल था जो मैंने होमवर्क दिया था, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि माना कि Q वह घन है जिसके शीर्ष बिंदुओं का समुच्चय है। x1 x2 x3 x1 x2 x3 जो है 0 1, मतलब 0 1 0 1 0 1 टाइप की बातें रखनी है अपन लोगों को। 8 शेष चाहिए, 8 के 8 यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगली क्या बात कही जा रही है कि माना f उन सभी 12 रेखाओं का समुच्चय है जो घन के 6 फलकों पर बने हुए विकर्णों को अंतर्विष्ट करती है। माना कि s उन सभी 4 रेखाओं का समुच्चय है जो घन q के मुख्य विकर्णों को अंतर्विष्ट करती है, ठीक है। उदाहरण के लिए शीर्षों 0, 0, 0 और 1, 1, 1 से गुजरने वाली रेखा S में रहेगी और L1 और L2 के लिए D L1, L2 उनके बीच की न्यूनतम दूरी को निरूपित करता है। तब न्यूनतम दूरी का अधिकतम मान कितना होगा जब L1 F में है, L2 F में, ठीक है। देखो क्या बात कही जा रही है। एक घन बनाता हूं मैं, पहले ध्यान से सुनना। जिन बच्चों ने घर पे किया होगा वो लोग रिलेट कर पाएंगे, बाकी लोग अभी वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो भैया। पहले एक घन बनाते हैं अपन, एक घन बनाते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट, यहाँ पर, यहाँ पर, ये यहाँ तक आएगा। ये और ये, ठीक है। ये घन बन गया। अब इस घन के नामकरण कर देते हैं अपन, O A B C, ठीक है। फिर एक्स वाई वाले को D बोल देते हैं, इसको E बोल देते हैं, इसको F बोल देते हैं और इसको G बोल देते हैं, है ना। ये तो अपने घन हो गया, है ना। और ये जो है इसके निर्देशांक 1, 0, 0, इसके निर्देशांक 0, 1, 0, इसके निर्देशांक 0, 0, 1, इसके निर्देशांक 1, 0, 1, इसके निर्देशांक 1, 1, 0, इसके निर्देशांक 0, 1, 1 और इसके निर्देशांक 1, 1, 1 और ये तो मूल बिंदु है तो 0, 0, 0। ऐसे सारे निर्देशांक रहने वाले हैं 0, 1, 0, 1। फिर से सवाल पर लौटते हैं। क्या कहा जा रहा है? F उन 12 रेखाओं का समुच्चय जो Q के 6 फलकों पर बने हुए विकर्णों को 6 फलक पर बने हुए विकर्ण, 6 फलक पर बने हुए विकर्ण कौन से हैं? जैसे कि एक विकर्ण की बात करूं मैं तो ये AB, एक पीछे वाला जो OADB जो फलक है, OADB फलक पर 2 विकर्ण बनेंगे, उनमें से एक विकर्ण ये है ना। तो ऐसे कितने फलक हैं अपने पास? 6 फलक हैं, 1 2 आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, 6 फलक के 12 विकर्ण हो गए। कितने विकर्ण हो गए? 12 विकर्ण हो गए, ठीक है। और AB जो है वो क्या हो गई? उनमें से एक रेखा हो गई जो F पर है। फिर पीछे आते हैं। S उन सभी 4 रेखाओं का समुच्चय जो कि Q के मुख्य विकर्ण। अब मुख्य विकर्ण 4 ही होते हैं। मुख्य विकर्ण कौन से होते हैं? मुख्य विकर्ण ये वाले होते हैं, जैसे O को G से मिला दिया, B को F से मिला दिया, C को इधर D से मिला दिया और A को E से मिला दिया, है ना। मुख्य विकर्ण, बॉडी डायगोनल, मुख्य विकर्ण जो बोलते हैं वो इनको बोलते हैं। अभी बोला जा रहा है इन 2 रेखाओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होगी, न्यूनतम दूरी का अधिकतम मान कितना होगा, है ना। क्योंकि ऐसा संभव है कि तुम 2 ऐसी चीजें ले लो जो आपस में एक दूसरे से ही गुजर रही हो। जैसे एक मुख्य विकर्ण ये वाला ले लिया तुमने और एक बॉडी फलक वाला ये ले लिया, फिर तो न्यूनतम दूरी 0 हो जाएगी। तो ऐसे जो न्यूनतम दूरी होंगी उसका अधिकतम मान कब होगा?
न्यूनतम दूरी का अधिकतम मान कब होगा? तो पहली बात तो वो प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिच्छेद करेगी तो न्यूनतम दूरी शून्य हो जाएगी। मतलब एक तो मुख्य विकर्ण ढूंढो और एक फलक विकर्ण ढूंढो और वो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करने चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिया है, ये ऐसे के ऐसे ही है ना। ओजी जो है वो, ये मान लो कि जिस कमरे में तुम बैठे हो एक ओजी, तो ये ऐसा हो गया, ये मूल बिंदु से उसको मिलाने वाला हो गया ओजी, और एक जो फलक वाला विकर्ण है वो ऐसा वाला हो गया, ये जो बोर्ड पे है उससे जैसा हो गया, है ना। तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये अपना मुख्य विकर्ण हो गया, फलक वाला विकर्ण हो गया, और ये ओजी वाली चीज हो गई। अब इसको ऐसे देखने की बजाय ऐसे देखो कि ये आपस में एक दूसरे के लिए कैसी रेखाएं हैं? विषम तलीय रेखाएं हैं, स्क्यू लाइन से। कैसी रेखाएं हैं? स्क्यू लाइन से। एक ये अलग चल रही है, वो अलग चल रही है। एक रेखा कैसी है? जिस कमरे में तुम बैठे हो उसका एक बॉडी डायगोनल, एक मुख्य विकर्ण ले लेना, और एक जो फलक पे वो जा रहा है उस फलक से अपोजिट वाला ले लेना। तो ये कभी भी नहीं जाएगी, ये नीचे की तरफ चली जाएगी रेखा, ये इधर की तरफ चली जाएगी। मतलब ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी? विषम तलीय रेखा हो जाएगी। इसमें ये ओजी वाला है अपना, ये ओजी रेखा है, और ये ए बी रेखा है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है हम लोगों को, न्यूनतम दूरी का अधिकतम मान। क्योंकि तुम ऐसे मुख्य विकर्ण और फलक विकर्ण का चयन भी कर सकते थे जो आपस में प्रतिच्छेद करते हो, उस स्थिति में न्यूनतम दूरी शून्य हो जाती। लेकिन न्यूनतम दूरी अधिकतम कब होगी? जब इस प्रकार की सिचुएशन होगी। और ये किस प्रकार की रेखाएं हो गई? ये हो गई स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस का तो तुम जानते ही हो कैसे पता किया जाता है। दोनों रेखाओं के समीकरण लिख ली जाए तो ओजी की समीकरण क्या होगी? ओजी की समीकरण, तो ओजी पर एक बिंदु ले लो। ओजी पर एक बिंदु क्या है? मूल बिंदु है ना। मूल बिंदु जिंदाबाद। जीरो सदिश प्लस लैम्डा टाइम्स ओजी की दिशा क्या हो जाएगी? आई प्लस जे प्लस के। और ए बी की समीकरण में क्या करो? एक बिंदु ले लो, कौन सा ले लें? ए ले लेते हैं। तो ए हो जाएगा आई कैप प्लस म्यू टाइम्स ए बी की दिशा को कैसे लिख देंगे अपन? 0 - 1 यानी कि -i प्लस 1 - 0 यानी कि +j। ये हो गई दोनों। अब दोनों रेखाओं के समीकरण मिल गई। इस पर एक बिंदु अपन ने ले लिया है O, जो कि है मूल बिंदु 0, 0, 0, और इस पर एक बिंदु ले लिया है अपन ने A, जो कि है आई कैप। तो अपन कैसे पता करते हैं? क्या सूत्र होता है? जो भी इन पे बिंदु होते हैं B - A डॉट C क्रॉस D बटे C क्रॉस D। अब ये क्या क्या चीजें होती है पता है ना तुम लोगों को? A और B इन पे बिंदु होते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो C क्रॉस D पता करना है, क्योंकि A माइनस B माइनस A तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा अपन को आई कैप। अब C क्रॉस D पता करो। C क्रॉस D कितना हो जाएगा? आई जे के 1 1 1 -1 1 0। ये आई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 1 माइनस जे गुणा करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस के ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो ये कितना हो जाएगा? -i माइनस जे प्लस 2k, और बटे में इसी का परिमाण। इसका परिमाण कितना हो जाएगा? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 6 हो गया। और ऊपर कितना आ जाएगा? -1/√6 यानी कि 1/√6 विल बी द करेक्ट आंसर। 1/√6 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्या यह बात अभी क्लियर हो गवेली है? ठीक है। तो ये थे पिछली 2 क्लास के सवाल जो हमने बड़ी आसानी से बड़े अच्छे से कर लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं, एरिया अंडर द कर्व एवं डिफरेंशियल इक्वेशन, वक्रों के मध्य क्षेत्रफल एवं अवकल समीकरण। करो। अब आज के सवाल हैं तो 2-2 मिनट में देता जाऊंगा तुमको, हर सवाल में करते जाओ। 2 मिनट लो, सवाल करो, फिर देखो क्या सॉल्यूशन बताया जा रहा है। 2 मिनट लो,
सवाल करो, फिर देखो क्या सॉल्यूशन बताया जा रहा है। 2 मिनट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कर लिया ये वाला। क्या दिया गया है सवाल में, पढ़ें एक बार। सवाल में दिया गया है, मान लीजिए कि R सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है और एक्स वाई बिलोंग टू आर क्रॉस आर, मतलब एक्स वाई ऐसे बिंदुओं का समुच्चय है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है, वाई जो है वो 1/x से बड़ा है, 5x-4y-1 ग्रेटर देन जीरो है और 4x+4y-17 लेस देन जीरो है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अपन सारी चीज़ों को पता करते हैं और ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाए बिना होगा नहीं। पहली चीज़ तो ये है कि x केवल धनात्मक रखना है अपन को और y 1/x से बड़ा रखना है, तो पहले वाले में तो y भी धनात्मक हो जाएगा। इस रेखा को देखेंगे, इसको देखेंगे, ये सारी बातें करेंगे अपन, है ना। चलो, y 1/x से बड़ा है मतलब y भी धनात्मक ही होगा, क्योंकि ओवरऑल तो अपन को कॉमन बिंदु उठाना ही है। प्रथम चतुर्थांश में सबसे पहला कर्व, अच्छा इनको बनाया कैसे जाता है, असमीकाओं को कैसे प्लॉट किया जाता है। असमीकाओं को प्लॉट करने के लिए पहले समीकरण को प्लॉट कर लो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x, ये हो जाएगा अपना 5x-4y-1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 4x+4y-17 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x के लिए क्या करेंगे अपन, ग्राफ y इज इक्वल टू 1/x का कुछ ऐसा होता है। ये तो सिंपल बना दिया मैंने। दूसरा क्या है, 5x-4y-1 इज इक्वल टू 0, तो ये एक रेखा है जिसका ढाल धनात्मक है। y इज इक्वल टू 5/4x-1/4, x 0 रखने पे y -5/4 आ रहा है, -1/4 आ रहा है और y 0 रखने पर x जो है वो 1/5 आ रहा है। अब ये इसके साथ प्रतिच्छेद करेगा या नहीं करेगा, इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये प्रतिच्छेद करेगा या नहीं करेगा। तो कैसे पता करें, प्रतिच्छेदन बिंदु पता कर लो। यहाँ पर क्या करें, y की जगह लिख दें 4/x-1, तो ये कितना हो जाएगा 5x² -x-4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x इज इक्वल टू 1 दिख ही रहा है मुझे, x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये शून्य हो रहा है, तो x-1 तो एक हो गया और 5x+4 हो जाएगा क्या एक और, देखो एक बार, 5x² -5x+4x, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर प्रतिच्छेद करेगा और x इज इक्वल टू -4/5 पे प्रतिच्छेद करेगा। 1 पर करेगा एक तो, और एक बार माइनस पे करता, धनात्मक ढाल की रेखा है माइनस पे करता, मतलब ये रेखा कुछ कैसी आने वाली है अपनी, ऐसी कुछ आने वाली है। ठीक है, ये दूसरी रेखा होगी, धनात्मक ढाल की रेखा, x 0 रखने पे y -1/4 आ रहा है और y 0 रखने पे x 1/5 आ रहा है। अब इसके साथ प्रतिच्छेदन निकाल लेते हैं, ये ऋणात्मक ढाल की रेखा है, 4x+4/x -17 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4x² -17x+4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 4x-1 गुणा x-4, है ना। देख लो, 4x² -x -16x +1 यानी x1/4 और x4, x1/4 और x4, x1/4 यहाँ कहीं होगा, 1/4 पे ये 4 दे रहा होगा और 4 पर ये 1/4 दे रहा होगा। ये रेखा ऐसी कुछ जाने वाली है, ये रेखा ऐसी कुछ जाने वाली है अपनी, 17/4 रखते हुए ऐसा बना देते हैं। ठीक है, सारी रेखाएं अपने पास आ चुकी है, चाहो तो अभी इनको हटा देते हैं अपन, ओहो हो नहीं इसको हटाना नहीं है, ये बिंदी बिंदियां हटा देते हैं, बिंदी 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 बिंदी, हम्म, ये हटा देते हैं, ये अपने ग्राफ हो गए।
प्रतिच्छेदन वगैरह सब देख लिया, कहाँ कौन क्या जा रहा है सब देख लिया। अब इधर वाले इसकी भी जरूरत नहीं है, अपन को x ग्रेटर देन 0 की बातें करनी है, ठीक है। अब किसके अंदर और किसके बाहर, तो ये कैसे देखा जाता है कि कोई भी एक बिंदु रख के देख लो। जैसे इसमें मूल बिंदु रखूं मैं, तो 0,0 -1 ग्रेटर देन 0, गलत बात है। मतलब मूल बिंदु की तरफ वाली चीज नहीं लेनी है। ये कौन सी रेखा थी, ये रेखा थी, ये वाली रेखा थी ना, तो मूल बिंदु की तरफ वाली चीज नहीं लेनी है। इसमें 0,0 जिस तरफ आ रहा है वो चीज नहीं लेनी है, नहीं सही है, लेनी है। -1 ग्रेटर देन 0, अच्छा 5x - 4y 0,0 रखें, तो इस रेखा में वो हिस्सा लेना है जो मूल बिंदु से दूर है, और इस वाले में जो मूल बिंदु की तरफ है, इस वाले में तो जो मूल बिंदु की तरफ है, और इस वाले में जो मूल बिंदु से दूर है। ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, रेखा सही नहीं बनाई है क्या, एक बार देख लो फटाफट। इसमें ये रेखा माइनस पे कटेगी है, ये ऐसा कुछ बनेगी है, क्योंकि ये y 0,-1/4 है और x 1/5 है, ऐसा कुछ है। तो ये ऐसी रेखा बनेगी। एनीवेज 0,0 से अवे वाला मतलब इसके इधर, इसके नीचे और इसके ऊपर। तो हमको कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, हमको क्षेत्रफल चाहिए एक तो ये, और एक ये। समझ गए बात को। अब करनी है कैलकुलेशन। तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु तो सारे पता ही है तुमको, है ना। सबसे पहले तो ये वाला प्रतिच्छेदन बिंदु क्या था, 1, और ये वाला क्या था, 4। अच्छा ये और पता कर लें क्या, दोनों रेखाओं का आपस में प्रतिच्छेदन बिंदु। इन दोनों रेखाओं को आपस में प्रतिच्छेद कराओगे तो दोनों को जोड़ दो, तो 9x - 18 शुड बी इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 आ गया, है ना। x इज इक्वल टू 2 रख दें तो ये हो जाएगा 8, जो भी होगा। x इज इक्वल टू 2 दोनों को जोड़ दो, 9x, ये कट जाएगा, -18, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और ये दिख भी रहा है हमको, x इज इक्वल टू 2 इनके बीच में ही रहने वाला है। तो ये सवाल बड़ा आसान सा है। देखो कैसे करें अपन इसको ना, 3 टुकड़े में विभाजित कर देते हैं। कौन से 3 टुकड़े, एक तो ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लो समचतुर्भुज का, एक ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, और इसमें से क्या चीज हटा दो, इसमें से ये नीचे वाली चीज हटा दो। तो अपन को बस एक ही बार समाकलन करना पड़ेगा, हमको बस एक ही बार समाकलन करना पड़ेगा। ये समचतुर्भुज के संगत बिंदु क्या होंगे, एक रखने पर एक ही आ रहा है ना, 4 रखने पर एक आ रहा है, और ये अधिकतम मान 2 रखने पे कितना आ रहा है पता तो करना ही पड़ेगा। मैं सोचा था अवॉइड कर दें। 2 रखने पर y का मान कितना आएगा, 5x - 1 इज इक्वल टू 4y, 5 दूनी 10 - 1 इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 9/4, यानी कि ये 9/4 आ रहा है। ये कुछ गड़बड़ है, 4 रखने पे 1/4 आएगा, ये 4 रखने पे 1/4 आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करें, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लो। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस दूसरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस ये जो वक्र है इसके अंदर का क्षेत्रफल। ऐसी कहानी चलने वाली है। ऐसी कहानी चलने वाली है। तो इस पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल को 1 लिख देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं, इसको 3 लिख देता हूं। तो पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इनके बीच की दूरी और समांतर भुजाओं का योग, तो 1 + 9/4, तो ये हो जाएगा 13/8। दूसरा 1/2 इनके बीच की दूरी और समांतर भुजाओं का योग कितना है, 1/4 + 9/4, तो ये कितना हो जाएगा 10/4, यानी कि 5/2। ठीक है, यहाँ तक दोनों समांतर समचतुर्भुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया तुमने। एक का आ गया 13/8 और एक का आ गया 5/2। अब अपन इसका निकाल लेते हैं।
इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? ये है एक वक्र y इज इक्वल टू 1/x, और ये x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 4 के बीच में इसको पता करना है। तो ये क्या हो जाएगा अपना समाकलन 1 से लेकर 4 1/x dx। तो ये हो जाएगा ln x 1 से लेकर 4, तो ये ln 4 माइनस ln 1, ln 1 0 हो जाएगा, तो ln 4। तो उत्तर कितना हो जाएगा? इसको लिख दो 20/8, 13/8 प्लस 20/8 33/8 माइनस ln 4, 33/8 माइनस ln 4, यानी द आंसर विल बी बी। क्लियर? डन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक और सवाल देखते हैं। करो इसको फिर से। एक एरिया अंडर द कर्व का सवाल है आप लोगों के सामने। मान लीजिए कि S परवलय y² x की उन सभी जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ है जिनके लिए परवलय एवं जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 4/3 है। ठीक है। मान लीजिए R प्रथम चतुर्थांश में उस क्षेत्र को दर्शाता है जो परवलय y² x वक्र S और रेखाओं x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 द्वारा घिरा हुआ है। तो पहले तो हम लोगों को ये चीज पता करनी पड़ेगी, यहां से अपना बिंदु पथ आएगा, फिर उसका और इसका हम लोगों को यूज करते हुए आगे का काम करना पड़ेगा। तो पहले तो अपन पहला काम करते हैं, पहला काम करते हैं। ठीक है, पहले अपन ज्ञात करते हैं बिंदु पथ। पहले अपन ज्ञात करते हैं बिंदु पथ। क्या ज्ञात करें? बिंदु पथ ज्ञात करते हैं। तो क्या कहा गया है, शुरू करते हैं सवाल। काफी अच्छा सवाल था, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा फोकस मांगेगा ये सवाल, थोड़ा सा फोकस मांगेगा ये सवाल। उन सभी जीवाओं के मध्य बिंदु, उन सभी जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ है जिसके लिए परवलय तथा जीवा द्वारा घिरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल 4/3 है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 4/3 है। यह है y² इज इक्वल टू x। ठीक है। जीवा का समीकरण क्या होगा? जिस जीवा का मध्य बिंदु दिया होता है उसका समीकरण होता है t इज इक्वल टू S1, है ना। t क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे y² का y1 माइनस, यहाँ पर 4ax की तरह बात करें तो a कितना है? ठीक है, तो ये हो जाता है अपना 2a, यानी कि 1/2 हो जाएगा x प्लस x1। और S1 तो आप जानते ही हो, y1² माइनस x1 हो जाएगा। अब अपन h और k हैं, तो h और k हैं तो ये हो जाएगा yk माइनस x प्लस h/2 इज इक्वल टू k² माइनस h, है ना। 2 से गुणा कर दूं तो 2yk माइनस x माइनस h इज इक्वल टू 2ak² माइनस 2h। 2yk माइनस x इज इक्वल टू 2k² माइनस h हो जाएगा। तो ये एक रेखा आ गई है, इसको अपन चाहें तो और सजा के लिख सकते हैं कि 2yk इज इक्वल टू एक्स प्लस 2k² माइनस h, और y इज इक्वल टू एक्स बटे 2k प्लस 2k² माइनस h बटे 2k। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में आ गया, जहाँ m है ये और c है ये। ठीक है, अब अपन को इसका और इसका आपस में प्रतिच्छेदन निकालते हुए कैसे क्षेत्रफल पता करते हैं अपन। इस रेखा का समाकलन करना है हम लोगों को y अक्ष के सापेक्ष, और उसमें से इस परवलय के समाकलन को घटाना है। ठीक है, तो पहले इसका इसका ये जो रेखा आई है और ये जो परवलय है अपना, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा।
रेखा और इस परवलय का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोग समाकलन कर पाएंगे। तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने की कोशिश करते हैं, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। अब देखो थोड़ा सा अगर सरल करना चाहते हो चीजों को, ये यहाँ तक की कहानी रखते हैं अपन। इवन मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको भी ऐसा ही रख लो, बार बार कैलकुलेशन करने में 2y माइनस एक्स माइनस 2 के स्क्वायर प्लस एच इज इक्वल टू 0। और ये है अपना y² इज इक्वल टू एक्स। इनका आपस में प्रतिच्छेदन निकालना है अपन को, तो चाहे तो x की जगह y² रख देते हैं अपन, उससे प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा अपना, है ना। और फिर समाकलन भी सारा y अक्ष के सापेक्ष करना, ये बात ध्यान रखना। x इज इक्वल टू y², एक्स इज इक्वल टू y आ जाएगी सारी चीजें। तो प्रतिच्छेदन निकालते हैं, तो 2y माइनस एक्स की जगह लिख दिया y² माइनस 2 के स्क्वायर प्लस एच इज इक्वल टू 0, है ना। तो द्विघात बन रही है तो पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 2k गुणा y और प्लस ये आ जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस एच, है ना। तो इसके मूल निकालने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं मैं। क्या आ गया है, y² माइनस 2k y प्लस 2 के स्क्वायर माइनस एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आ रहा है। अब इसके मूल मान लेते हैं अपन कुछ, और जो भी मूल आएंगे उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। मूल अगर निकालें अपन, तो क्या इस द्विघात के मूल निकाल पाएंगे? क्या सुंदर मूल आते हुए दिख रहे हैं तुम लोगों को? क्या सुंदर मूल आते हुए दिख रहे हैं? हम्म एग्जैक्ट मूल निकालने की हम लोगों को क्या ज़रूरत है क्या? मान लेते हैं इसके जो भी मूल आएंगे वो y इज इक्वल टू एल्फा और y इज इक्वल टू बीटा आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 2k, और अल्फा गुणा बीटा कितना होगा, 2 के स्क्वायर माइनस एच, है ना। इतना लिख के रखता हूँ मैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो वो जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना होगा, इस रेखा की समीकरण में से परवलय की समीकरण को घटाना है अपन को। y इज इक्वल टू एल्फा ये बिंदु है, y इज इक्वल टू बीटा ये बिंदु है, और समाकलन करके 4/3 कर देना है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अल्फा से बीटा तक रेखा की समीकरण में से परवलय को घटाया जाए y के सापेक्ष। रेखा की समीकरण में x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2y माइनस 2 के स्क्वायर प्लस एच, 2y माइनस 2 के स्क्वायर प्लस एच, 2y माइनस 2 के स्क्वायर प्लस एच, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, y² dy। ठीक है, तो इसका समाकलन कर देते हैं अपन। तो k, और ये कितना है, 4/3 है। क्या क्या है, k बाहर ले लें, 2k बाहर ले लो, तो y का समाकलन हो जाएगा y²/2, प्लस ये तो पूरा नियतांक है h माइनस 2 के स्क्वायर, यहाँ y आ जाएगा, और इसका हो जाएगा y³ इसको अल्फा से बीटा में जब समाकलन कर रहे हैं अपन, तो ये 4/3 आ रहा है। जब अल्फा से बीटा में समाकलन कर रहे हैं तो 4/3 आ रहा है। ठीक है क्या ये बात? एक बार y बाहर ले लेते हैं, एक बार y बाहर ले लेते हैं। क्या बाहर ले लें, y बाहर ले लेते हैं, तो उससे कुछ होता हुआ दिखेगा? हम्म उससे कुछ होता हुआ दिखेगा क्या तुमको? देखते हैं। एक वायु भनिष्ठ ले लूं पूरे में से, अंदर क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, एक वायु भनिष्ठ ले लिया तो ky, है ना। ये y पहले ही भनिष्ठ ले लिया है अपन ने, तो h माइनस 2 के स्क्वायर,
और यहाँ वाई वेनिस्ट ले लिया है तो -y²/2, और इस पूरे पे लगाना है अपन को अल्फा से बीटा। कुछ फायदा हुआ क्या इससे? कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ फायदा हुआ क्या? बीटा यहाँ रख देता हूँ पहले, तो भी गुणा तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो पूरा ही लिख लेते हैं अपन। तो इसको क्या लिख देता हूँ मैं, अंदर क्या हो जाएगा, ये KY² प्लस H-2K² y और -y³/3 अल्फा से बीटा 4/3। ठीक है, बोलो। अब क्या करें, पहले बीटा रख देता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, K β² प्लस H-2K² बीटा -β³/3। ठीक है, और फिर इसमें से क्या घटाएंगे अपन, अल्फा वाली चीजें। K∝² प्लस H-2K² अल्फा -α³/3 = 4/3। तो यहाँ K कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा β² माइनस α² प्लस H-2K² गुणा बीटा माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, α³ माइनस β³/3 = 4/3, है ना? अब उनको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा गुणा बीटा पता है, तो इससे अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा निकाल सकते हैं, इसको माइनस करके रिवर्स ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना β³ माइनस α³/3 = 4/3। कैसे पता करें कि अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा पता करने की कोशिश करें अपन, तो बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर -4 α β, है ना? तो बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा 4K² -4 टाइम्स 2K² माइनस h, 4K² माइनस 8K² प्लस 4h माइनस 4K²। ये होगा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था 2K, और बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर = ये आ जाएगा, यहाँ है β² माइनस α², और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। ये देखो सारी चीज़ों का मान रखते हैं अपन, इसको मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये एक समीकरण अपने पास आ चुकी है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2K है, अल्फा गुणा बीटा जो है वो 2K² माइनस h है ना? β² माइनस α² को अपन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, यानी बीटा माइनस अल्फा आने से ये दोनों हो जाएगा, और इसके लिए β³ माइनस α³ के लिए अपन को बीटा माइनस अल्फा गुणा β² प्लस α² प्लस α β, यानी कि एक तो चाहिए अपन को α² प्लस β² और एक चाहिए बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक की बात है। मैं एक काम करता हूँ, क्या होता है अपना अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर = 4 α β होता है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा 4K² माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपन को चाहिए, और 4 α β हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8K² माइनस 4h। अल्फा माइनस बीटा इधर ले आए, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये कितना आ जाएगा अपना, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो -4K² प्लस 4h। अब ना अपन को यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी, किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा। तो अपन ने बीटा को बड़ा माना हुआ है, बीटा को बड़ा माना हुआ है, तो अपन इस चीज़ को लिख लेते हैं बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ आ जाएगा 4h माइनस 4K²। ठीक है, अगर बीटा को अपन बड़ा मान रहे हैं तो बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4h माइनस 4K²।
ये बीटा माइनस अल्फा हो गया, अल्फा माइनस बीटा भी इसी तरह से प्राप्त किया जा सकता है, अल्फा माइनस बीटा भी इसी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं इधर बड़ा मान लूँ तो ये चीज़ हो जाएगी, और उधर बड़ा मान लूँगा तो वो चीज़ हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? तो इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर हमें चीज़ें एक जैसी दिखाई देने लगें। कैसी दिखाई देने लगें? एक जैसी दिखाई देने लगें। कैसी दिखाई देने लगें? एक जैसी दिखाई देने लग जाए। तो शुरू करते हैं फिर, है ना? अच्छा, ये इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट 4h माइनस 4k स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, k गुणा बीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा गुणा बीटा माइनस अल्फा प्लस h माइनस 2k स्क्वायर गुणा बीटा माइनस अल्फा, और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा गुणा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बटे 3 इज इक्वल टू 4/3। बीटा प्लस अल्फा कितना है, 2k, तो ये हो जाएगा अपना 2k स्क्वायर गुणा बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, h माइनस 2k स्क्वायर गुणा बीटा माइनस अल्फा, है ना? इस चीज़ को अभी ऐसा ही रहने देते हैं, बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो 2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर गुणा बीटा माइनस अल्फा माइनस 2k स्क्वायर गुणा बीटा माइनस अल्फा, तो ये हो गया h गुणा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बटे 3 इज इक्वल टू 4/3। पूरा h और k में लेकर आऊंगा मैं इसको, है ना? अगले पेज पे ले लेते हैं, बीटा माइनस अल्फा कॉमन आ गया, h माइनस बीटा माइनस अल्फा कॉमन आ गया, h माइनस यहाँ लिखा हुआ है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बाई 3 इज इक्वल टू 4/3। अब ये और पता करते हैं बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कितना होगा, तो उसका वर्ग कर दें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा अपना 4k स्क्वायर माइनस 2h इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर और उड़ गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया 2h, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया 2h। तो अगले स्टेप में ये तो अभी बीटा माइनस अल्फा ही रहने देता हूँ, लास्ट में रखेंगे इसका मान, ये हो गया 2h, और प्लस अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है 2k स्क्वायर माइनस h डिवाइडेड बाई 3, 4/3, तो बीटा माइनस अल्फा यहाँ लघुत्तम ले लोगे तो 3h माइनस 2h माइनस 2k स्क्वायर प्लस h डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4/3। तो ये कितना हो गया, बीटा माइनस अल्फा, और ये h 2h हो जाएगा क्या, 2h माइनस 2k स्क्वायर बाई 3। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना? कोई गड़बड़ अभी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये 3 से 3 तो कट ही जाएगा, 2h माइनस 2k स्क्वायर, और ये है 4h माइनस 4k स्क्वायर। ठीक है, अगर बीटा माइनस अल्फा के स्क्वायर की मैं बात करूं तो 4h माइनस 4k स्क्वायर है। अब इसको उठाते हैं अपन, तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई 4, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई 4 जो है वो है h माइनस के स्क्वायर, और ऐसी चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, तो बीटा माइनस अल्फा 2 गुणा h माइनस के स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो गया, बीटा माइनस अल्फा का क्यूब इज इक्वल टू 8 हो गया क्या ये,
बीटा माइनस अल्फा का क्यूब इज इक्वल टू 8 हो गया। बीटा माइनस अल्फा का क्यूब इज इक्वल टू 8। और बीटा माइनस अल्फा क्या चीज है? बीटा माइनस अल्फा है, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर जो है, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर है 4h माइनस 4k स्क्वायर। तो बीटा माइनस अल्फा का क्यूब क्या हो जाएगा? इसकी घात 2 करके पहले 1/2 करो और फिर 3 से, तो 3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, पहले अंडर रूट लिया और फिर क्यूब कर दिया। अंडर रूट लेने से बीटा माइनस अल्फा आया था, यहाँ अंडर रूट आ गया था, तो हमको क्या मिल गया? 4h माइनस 4k स्क्वायर की घात 3/2 इज इक्वल टू 8। तो 4h माइनस 4k स्क्वायर, अब पहले क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 4, 8 की घात ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, माइनस, है ना। पहले दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 64 होगा, क्यूब करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो गया h माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो जो पहला वाला था वो था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये दूसरा आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। बड़ा शानदार सवाल था, मैंने बोला ही था तुमको मेहनत लगेगी। तो जो पहला था, ये जो बिंदु पथ आया है, जो एस आया है, वो आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और ये था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। उस क्षेत्र को दर्शाता है जो एस एक्स इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 के बीच में। तो एक है अपना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, एक इकाई बस आगे बढ़ जाएगा, बाकी तो और कुछ होगा नहीं, है ना। ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा? 1,0, और ये वाला क्या है? 0,0। अब प्रथम चतुर्थांश में x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 4 के बीच का क्षेत्रफल बताना है। तो अब तो सवाल में ज़्यादा कुछ बचा नहीं। ये ऊपर वाला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, है ना। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की बात करें तो y भी x इज इक्वल टू 1 से लेकर 4, ऊपर वाला हो जाएगा अपना रूट x, और नीचे वाला हो जाएगा रूट x माइनस 1 dx। बस अब इसको हल कर लो, क्या आ रहा है बताओ? रूट एक्स माइनस 1, 1 से लेकर 4 तक, और फिर उत्तर पता करके बाकी काम करो। क्या हो जाएगा ये? अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। एक्स की घात 1/2, तो एक्स की घात 3/2 माइनस एक्स माइनस 1 की घात 3/2 तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स की घात 3/2 माइनस एक्स माइनस 1 की घात 3/2 फ्रॉम 1 to 4। तो 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात, तो 3√3 माइनस 1 माइनस 0। तो ये कितना हो गया? 2/3, 8 माइनस 1 7 माइनस 3√3, 2/7। तो 2 और ये तो अल्लाह अंदर भेज दें, तो 14/3 माइनस 2√3, ये हो गया क्षेत्रफल। 14/3 माइनस 2√3। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जो मान लीजिए R प्रथम चतुर्थांश में उस क्षेत्र को दर्शाता है जो परवलय वक्र है, सो रेखाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा 4,√3 इसका पार्ट है कि नहीं है? 5,√3, ये देखो ये तो आ गया क्षेत्रफल 14 माइनस 2√3, और 4,√3 और 5,√2 इसका हिस्सा है या नहीं है? एस का हिस्सा है या नहीं है? मतलब एस जो है वो पहला वाला ही जो कर्व था अपना, एस क्या था? एक क्षेत्रफल था, बिंदु पथ है। तो एस पर 4,√3 है या नहीं है, 5,√2 है या नहीं है? मतलब इस पर क्या क्या बिंदु की बात हो रही है? 4,√3 और 5,√2। 4,√3 इस पर है या नहीं है? अरे ये तो अगला सवाल आ गया। 4,√3 इस पर है या नहीं है?
तो y की जगह √3 रख दें, 3 4 -1 ये तो है, और 5 √2 इस पे है कि नहीं है, तो 2 5 -1 ये नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा। बड़ा तगड़ा सवाल था, आई होप आपको भी करके मजा आया होगा। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल करते हैं, ये वाला, जेई एडवांस 2024, जेई एडवांस 2024। 2 मिनट का समय लेंगे और सभी लोग इस सवाल को करेंगे, 2 मिनट का समय लेंगे और सभी लोग इस सवाल को करेंगे। करो। अब ये वाला सवाल पिछले वाले के मुकाबले काफ़ी आसान है, तो हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए। एस एक्स क्रॉस वाई रियल नंबर से रियल नंबर में है, x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, y स्क्वायर 4x से छोटा है, y स्क्वायर 12 -2x से छोटा है, और 3y प्लस √8x जो है वो 5 √8 से छोटा है। यदि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल अल्फा √2 है तब अल्फा बराबर है। प्रथम चतुर्थांश की बातें हो रही है, परवलय के अंदर की बात हो रही है, ये चीज एक उल्टा परवलय है उसके भी अंदर की बात हो रही है ना, 0,0 इसमें भी संतुष्ट हो रहा है, और उसमें जैसे अपन 1,0 रखें तो वो संतुष्ट हो रहा है, और ये एक रेखा है। कुल मिला के हमको यहाँ पर भी थोड़े बहुत ग्राफ वगैरह तो बनाने ही पड़ेंगे, ये 2-3 चीज़ें सब एक ही जगह बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, है ना। सॉलिड लाइन लेते हैं अपन, y स्क्वायर = 4x, है ना, और इसमें ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस रेखा को ध्यान से देखें तो ये रेखा क्या लिखी हुई है, 3y प्लस √8x = 5 √8। इसमें अगर x 0 रखें तो y कितना हो जाएगा, 5 √8/3, और y 0 रखोगे तो x कितना हो जाएगा, 5। एक तो 5,0, अच्छा ये बिंदु भी देख लेते हैं, ये 0,0 होगा, और ये क्या होगा, y स्क्वायर, 2 कॉमन ले लें तो 6 -x यानी कि 6,0 होगा, ये 6,0 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें, बोलो क्या यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ये 6,0 हो गया, मतलब ये 5 से गुजरेगी। अच्छा ये दोनों आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे ये भी देख लेते हैं, तो 4x = 12 -2x, 6x = 12 हो गया, तो x = 2 हो गया, तो ये 5 है, ये 2 है ना, ये 2 है, ये 5 है, और इधर देखें तो 5 √8/3, ऐसी अजीब सी रेखा है ये, है ना, 5 √8/3। तो अभी तक तो सारी चीज़ें हम लोगों ने सही साठ ही बनाई हैं, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। 3y प्लस √8x लेस देन और इक्वल टू 5 √8, ठीक है। अब इनके प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना शुरू करते हैं, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना शुरू करते हैं। इसमें 2 रखने पे कितना आएगा, x = 2 रखने पे 4 दूनी 8, 2 √2 आएगा, इसमें भी 2 रखने पे 2 √2 आएगा। इस रेखा में x = 2 रखने पर ये हो जाएगा 2 √8 = 5 √8, यानी 3y = 3 √8, यानी y = √8, यानी 2 √2, तो 2 √2 सब जगह से √8 √8 √8 आ रहा है, मतलब ये जो रेखा निकलेगी अपनी वो कुछ ऐसे निकलेगी, ऐसे नहीं, थोड़ा सा इधर करके, थोड़ा सा और इधर करके, ऐसे कुछ ही निकलने वाली है ये रेखा, ऐसे कुछ निकलने वाली है, ठीक है।
यदि ये तीनों चीज़ें हो गई, इसमें मूल बिंदु रख रहे हैं तो संतुष्ट करा, मतलब इसमें मूल बिंदु ये अंदर अंदर, इस रीजन का क्षेत्रफल ये ऐसा कुछ है प्रथम चतुर्थांश में, मतलब ये और ये। तो एक तो अपन परवलय से कर लेंगे और एक इससे कर लेंगे, तो सिंपल हो गया सवाल। इसमें तो अब ज़्यादा परेशानी रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, परवलय क्या है अपना, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी वाई इज इक्वल टू 2√x, ऊपर वाला आर्म जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2√x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2, आधार है इसका 3 और ऊंचाई है 2√2, तो 2√x हो जाएगा x की घात 3/2, 3/2, और ये हो जाएगा 3√2, तो 4/3 x की घात 3/2 प्लस 3√2, और इसमें क्या लगाएंगे अपन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, तो 0 तो हटा ही दो, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2√2, तो 8√2/3, तो 9 17√2/3, ये इसके बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 17/3 हो जाएगा, 17/3 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और कुछ सवाल देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, है ना। यहाँ पर इसका मैं एक सवाल दे देता हूँ तुम लोगों को, जो तुम करने की कोशिश करना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है जैसे हर बार देते हैं अपन। और अब आ जाते हैं अपन अपने रेखीय अवकल समीकरण पर, रेखीय अवकल नहीं, अवकल समीकरण पर। रेखीय अवकल समीकरण तो शायद यहाँ बन रही होगी, देखते हैं। तो लो 2 मिनट का समय और हल करो। मान लीजिए y एक अवकल समीकरण का वह हल है x² dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू x² प्लस y²। तो इससे भाग दे दो, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू, यहाँ भाग देंगे तो y/x का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना क्या करना चाह रहा हूँ मैं, समझ तो गए ही होंगे तुम लोग। एनीवेज, वह हल है जो y1, 0 को संतुष्ट करता है, तब y का स्क्वायर अपॉन y² का मान कितना होगा। अपन क्या करें, y/x को थोड़ी देर के लिए कुछ t मान लेते हैं, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, xt हो गया। dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx विल बी x dt/dx प्लस t, ये संतुष्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो x dt/dx प्लस टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो x dt/dx इज इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा dt अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x, है ना। दोनों तरफ समाकलन कर दें तो ये हो जाएगा अपना t माइनस 1 की घात माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा log x प्लस सी। ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन t माइनस 1 इज इक्वल टू ln x प्लस सी। t क्या था अपना, t था y/x, तो y/x लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप लिख ही देते हैं, y/x -1 ln x प्लस सी, तो ये ऊपर आ जाएगा x, y माइनस एक्स होगा तो माइनस के साथ गुणा करके उसको x माइनस वाई कर दो। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 रखने पर y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 रखने पर y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये हो गया 1 0 c, तो c इज इक्वल टू हो गया 1। तो अपना क्या बन गया, x अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ln x प्लस 1, है ना। तो वाई ई कितना होगा, मतलब x इज इक्वल टू ई रखने पे y कितना होगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, इसको ln x प्लस ln ई करके x ई कर देते हैं। यहाँ अगर व्युत्क्रम कर दें अपन तो x माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ई
लॉग एक्स ई, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स ई, है ना। अब अपन को जो जो चीज़ें चाहिए थी उसको देखते हैं। पहले वाई ई पता करना है और वाई ई स्क्वायर पता करना है। एक बार एक्स इज इक्वल टू ई रखना है और एक बार एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर रखना है। एक्स इज इक्वल टू ई रखोगे तो ई अपॉन ई माइनस वाई इज इक्वल टू ये ई स्क्वायर हो जाएगा, दो आगे आ जाएगा तो ई अपॉन ई माइनस वाई इज इक्वल टू दो, टू ई माइनस टू वाई, टू वाई इज इक्वल टू ई, वाई इज इक्वल टू आ गया ई बाई टू। ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू ई पर है। और ये कितना हो जाएगा, ई अपॉन ई माइनस वाई एल एन ई क्यूब हो जाएगा, ई अपॉन ई माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, थ्री ई माइनस थ्री वाई, थ्री वाई इज इक्वल टू टू ई, वाई इज इक्वल टू टू ई बाई थ्री। उधर वाले का स्क्वायर को दो से गुणा करके बटे में ये कर दो, उधर वाले का स्क्वायर को दो से गुणा करके बटे में ये कर दो, ये ना, वाई ई का स्क्वायर गुणा दो बटे वाई ई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, टू ई स्क्वायर बाई फोर, टू टू ई ई थ्री ई बाई फोर, थ्री ई बाई फोर। अब ई का लगभग मान रख रखा कर और पता करने की कोशिश करना क्या उत्तर आ रहा है। ई का लगभग मान रख रखा कर पता करने की कोशिश करो क्या आ रहा है। ई का लगभग वाई ई स्क्वायर, अरे ये होमवर्क ई हो गया, ये ई स्क्वायर रखना था यहाँ पर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, थ्री ई स्क्वायर माइनस थ्री वाई, ये हो जाएगा टू ई स्क्वायर, टू ई स्क्वायर, यहाँ ई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये थ्री बाई फोर हो जाएगा, 0.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या दिया हुआ है। माना कि एफ एक्स अंतराल में सातत्य रूप से अवकलनीय, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, इस प्रकार का फलन है कि एफ ऑफ वन टू है तथा प्रत्येक एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए जब टी एक्स की तरफ जाता है तो ये सीमा का मान एक हो जाता है, तब एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब देखो टी एक्स की तरफ जाता है तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, एल हॉपिटल लगा सकते हैं, क्योंकि अगर टी इज इक्वल टू एक्स लिखूंगा मैं तो ऊपर जीरो नीचे जीरो, टी अपना वेरिएबल है तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स तो नियतांक है और टी का अवकलन कितना हो जाएगा, टेन टी की घात नाइन माइनस एक्स नियतांक है, ये हो जाएगा एफ डैश टी, और बटे में कितना आ जाएगा, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे नौ टी की घात आठ और एक्स का अवकलन हो जाएगा जीरो, लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा वन, टी के सापेक्ष अवकलन किया। तो अब टी की जगह एक्स रख दें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स गुणा दस एक्स की घात नौ माइनस एक्स की घात दस एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई नाइन एक्स की घात आठ इज इक्वल टू एक, है ना। तो ऊपर से देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स की घात नौ कॉमन आ रहा है, टेन एफ एक्स माइनस एक्स एफ डैश एक्स अपॉन नाइन, इसको इधर गुणा कर दें क्या, तो एक काट दो उससे, एक्स की घात आठ तो ये कट जाएगा, एक्स गुणा टेन वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नाइन, इधर भाग दे दो, टेन वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नाइन बाई एक्स। ठीक है, तो ये हो गई अपनी एक रेखिक अवकल समीकरण जैसा बना सकते हैं इसको, इससे और भाग दे दें अपन तो ये हो जाएगा टेन वाई बाई एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नाइन बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको इधर और इसको इधर भेज दें, डी वाई बाई डी एक्स माइनस टेन बाई एक्स गुणा वाई, इधर माइनस से गुणा कर दिया, माइनस नाइन बाई एक्स स्क्वायर।
बस इसके आगे तो अब तुम कर सकते हो। इसके आगे तो किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। इसके आगे तो किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। कर दें? क्या कर दें यहाँ पे? dy बाई डी एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, -10/x गुणा वाई इज इक्वल टू -9/x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻10/x dx, e⁻10 ln x, तो x की घात -10 हो जाएगा, 1/x की घात 10 हो जाएगा। तो y गुणा x की घात 10 ये कितना हो जाएगा, -9/x² गुणा 1/x की घात 10 dx, -9 x की घात 12, तो x की घात -12 प्लस 1/, -12 प्लस 1 प्लस c, तो y/x की घात 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -11, तो 9/11, 9/11 और x की घात 11 प्लस c। अब हमें क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 1 रखने पर 2 आता है, x इज इक्वल टू 1 रखने पर 2 आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 11 से गुणा कर दे तो 22/11, यानी c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, 13/11, 13 और 9 22, 22/11 2, तो c इज इक्वल टू 13/11, c इज इक्वल टू 13/11 आगे आकर, तो ये हो जाएगा अपना y x की घात 10, 9/11 x की घात 11 प्लस 13/11, x की घात 10 को इधर गुणा कर दो, 9/11x प्लस 13x की घात 10/11, 9/11x 13/11 x की घात 10, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं, कुछ और सवाल करते हैं, है ना। ये करो, ये वाला तो हो ही गया। ये माना 1 से लेकर अनंत से लेकर आर, एक फलन है जो 1 से अनंत से लेकर आर में ये एक शामिल है। मैं इस प्रकार परिभाषित है कि f(1) जो है वो 1/3 है। ठीक है, और इसके लिए ऐसा ऐसा है, ई प्राकृतिक लघुगणक के आधार बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम को निरूपित करता है, तब f(e) का क्या मान होगा। करो, 1 मिनट का समय लो और करो इसको। सभी लोग इस सवाल को करने की कोशिश करो, सभी लोग इस सवाल को करने की कोशिश करो। क्या करें इसको, अवकलन कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ तो लेबनीज से होगा f(x) इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, x बाहर लिया f(x) का अवकलन f'(x) प्लस f(x) बाहर लिया x का अवकलन 1 -3x²/3 यानी कि x² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y प्लस x dy/dx प्लस y -x²। ठीक है, तो इस x² को इधर भेज देते हैं, y को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x² x dy/dx -2y, है ना, और x से भाग भी दे दें, तो dy/dx इज इक्वल टू -2y/x इज इक्वल टू x। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की घात -2/x dx, तो e की घात -2 ln x, तो x की घात -2 यानी कि 1/x²। तो ये क्या बन जाएगा, y गुणा 1/x² इज इक्वल टू x गुणा 1/x² dx। तो ये हो जाएगा y/x² 1/x, 1/x का समाकलन ln x प्लस c। अब हमें क्या दिया गया है कि x इज इक्वल टू 1 रखने पे y 1/3 आता है, तो 1/3 1 x इज इक्वल टू 1 रखने पे तो ये c हो जाएगा अपना 1/3, तो ये हो जाएगा y/x² इज इक्वल टू ln x प्लस 1/3। e रखने पे क्या होगा,
वाई ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई 3, हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। ई रख दें तो ये हो जाएगा वाई बाई ई स्क्वायर, एल एन ई हो जाएगा 1, तो 4e स्क्वायर बाई 3, आंसर विल बी सी। सिंपल सवाल बोला ना कि इस चैप्टर से सिंपल सवाल भी आ जाते हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा फोकस्ड रहना होगा, थोड़ा सा ध्यान से काम करना होगा, सिंपल सवाल भी देखने को मिलेंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये वाला करो, क्या दिया हुआ है। माना कि वाई एक्स बिलोंगिंग टू आर निम्नलिखित अवकल समीकरण का एक ऐसा हल है जिसके लिए y2 इज इक्वल टू 7 है। अब yx का महत्तम मान है। करो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप अच्छे खासे सवाल निकाल सकते हैं, इसके एडवांस के सवाल बनने की स्थिति में आसानी से आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू माइनस 2x गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। भाग दे दें, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ एक एक्स स्क्वायर बाई 5 से ये कट जाएगा और एक एक्स स्क्वायर बाई 5 बचेगा। देखो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, है ना। करें फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम वर्चस्व है हर जगह। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा अपना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई की घात माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा ई की घात माइनस एल एन एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, है ना। क्योंकि इसको t मानेंगे तो ये dt लिखा हुआ है, एल एन टी हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा y गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2x dx। तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब क्या करूँ मैं, ये दिया हुआ है 2 रखने पे 7 आता है, 2 दूनी 4 माइनस 5 माइनस 4, तो ये कितना हो गया माइनस 7 माइनस 4 प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब ये जो बहुपद आया है, ये जो बहुपद आया है हमें इसका महत्तम मान बताना है। ये जो बहुपद आया है हमें इसका महत्तम मान बताना है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 5, वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसका महत्तम मान कैसे निकालें अपन, तो एक सिंपल सा तरीका है अपने पास कि ये 4 घात है और ऋणात्मक वाली है ना, तो इसके मूल क्या क्या आएंगे और कहाँ पता चलेगा ये सारी चीज़ें। एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कि टी जो है वो सदैव 0 या 0 से बड़ा होगा, और ये क्या बन जाएगा माइनस टी प्लस 3 और टी माइनस 5। तो ये एक द्विघात है जिसके मूल हैं माइनस 3 और 5, और ये उल्टे रूप वाली होगी क्योंकि टी का गुणांक ऋणात्मक आने वाला है। ये क्या है माइनस टी स्क्वायर, और कितना होगा प्लस का 3t माइनस का 2t माइनस 15, है ना। तो इसका माइनस b बाई 2 है, कितना होगा 5 3 2 1 हो जाएगा। 1 पर कितना मान आ रहा है फलन का, 1 पर मान आ रहा है 1 माइनस 2 माइनस 15 यानी कि 16 माइनस 17 16, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी y की 16, तो उत्तर हो जाएगा 16। खत्म, फिनिश, खल्लास। आगे बढ़े, नेक्स्ट बोलो, रेडी। बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम अपने रडार में रख सकते हो। चलो अगला सवाल 2022 का,
यदि x ग्रेटर देन 0 के लिए y ऑफ x इस अवकल समीकरण, किस अवकल समीकरण, x गुणा dy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y dx इज इक्वल टू 0। ये तो बड़ी आसान चीज दे दी गई है, इससे आसान तो क्या ही दिया जाएगा हम लोगों को, है ना। एवं इस वक्र का ढाल कभी भी शून्य नहीं होता है, तब इसका मान क्या है, इसका ढाल कभी भी शून्य नहीं होता है। ये यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। करें, देखो क्या किया जाएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई गुणा वाई माइनस 4 इज इक्वल टू डी एक्स बटा एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/y माइनस 1/y माइनस 4। ये हो जाएगा, ऐसा लिख दो, 1/y माइनस 4 माइनस 1/y, y माइनस वाई प्लस 4। तो ऊपर 4 आ गया, नीचे 4 कर दो, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो 1/y ln y माइनस 4 माइनस ln y इज इक्वल टू ln x, ठीक है, 1/4। वन बाई फोर ln y माइनस 4/y। अच्छा, यहाँ पे एक c भी जोड़ देते हैं, ln x प्लस ln c कर देता हूँ इसको, ताकि अपन कांस्टेंट वांस्टेंट देखते रहेंगे फिर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ln y माइनस 4/4 इज इक्वल टू 4 टाइम ln x c। ये इधर चला जाएगा, y माइनस 4/4 इज इक्वल टू एक्स सी की घात 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/y इज इक्वल टू एक्स सी की घात 4। और एक रखने पर 2 आता है ना। x इज इक्वल टू 1 रखने पर y 2 आता है। तो कितना हो गया, 1 माइनस 1 मिनट, ये तो गड़बड़ हो गई। x इज इक्वल टू 1 रखने पर y 2 आता है, x इज इक्वल टू 1 रखने पे y 2 आता है, तो फिर तो माइनस y 2 तो रख ही नहीं सकते अपने हिसाब से, तो अपन y/4 y 2 रखने पर माइनस आ रहा, कहीं कुछ गड़बड़ की अपन ने शुरू में। देखो ये x डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y dx, ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ें। अब जो गड़बड़ होगी वो बस इतनी है कि यहाँ पर अपन को मापांक लगा देना चाहिए, ताकि अपनी व्यवस्था सही बैठ जाए। एक्चुअल में भी ln mod x ही होता है, यहाँ मापांक लगा देना चाहिए बस। अब इसमें क्या है कि ऋणात्मक भी आएगा तो भी अपन झेल लेंगे। x इज इक्वल टू 1 रखने पर y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ln मापांक में 2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 4 ln, और x इज इक्वल टू 1 रखना है तो c हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, ln 2 माइनस 4 यानी कि -2, तो ये हो जाएगा 1 4 ln c, यानी कि 0 इज इक्वल टू 4 ln c, यानी ln c इज इक्वल टू 0, यानी c इज इक्वल टू भी हो गया 1। अब c इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये अपना पास क्या आ गया, ln मापांक, एक्चुअल में देखा जाए तो अपन चलो ऐसा ही रहने देते, मापांक 4 ln x, ये इधर घात में भेज देते हैं, तो मापांक y माइनस 4/y इज इक्वल टू एक्स की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 रखना है ऑब्वियसली, अगर x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो बाकी जो चीज़ें वो होती रहेंगी। अब अपन को क्या बताना है कि इसका ढाल कभी भी शून्य नहीं होता है, इसका ढाल कभी भी शून्य नहीं होता है। तब tan y√2 का मान क्या होगा, है ना। x इज इक्वल टू √2 रख दें तो y का मान क्या होगा, तो √2 रख दें तो √2 की घात 4 कितना हो जाएगा, √2 की घात 4 हो जाएगा अपना 4। तो ये y माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4y आ जाएगा। अब यहाँ से क्या दो उत्तर आ रहे हैं, एक आ रहा है 5y इज इक्वल टू 4, और माइनस ले लेंगे तो प्लस को -3y इज इक्वल टू 4, तो एक y इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा और एक y इज इक्वल टू -4/3 आ जाएगा। अब यहीं पे हमको समझना पड़ेगा कि इस चीज़ की कैसे यूज़ किया जाए, इस चीज़ को कैसे यूज़ किया जाए, है ना। तो अपने पास क्या है, y माइनस 4/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस x की घात 4 है ना।
तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 4/y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की घात 4, है ना। और फर्दर फिर इसको लिख सकते हैं अपन, इधर भेज दें 4/y, और थोड़ा और लिखना चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो तुम, प्लस माइनस एक्स की घात 4। अब देखो इसमें x इज इक्वल टू 1 रखने पे 2 आना चाहिए। अब यहाँ से 2 उत्तर आ रहे थे अपने, 4/1 प्लस एक्स की घात 4 और 4 अब इस वाले में तो x इज इक्वल टू 1 रख ही नहीं सकते, 1 रख ही नहीं सकते, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसमें रख दो बस। तो उसमें रख दोगे, तो y इज इक्वल टू 4/1 प्लस √2 की घात 4, ये हो जाएगा 4 और 1 5, है ना। तो 5 गुणा ये, तो ये हो जाएगा अपना 8। आंसर विल बी 8, आंसर विल बी 8। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक ये इसका भी होमवर्क दे रहा हूं मैं, है ना, जैसे एक उसका दिया था एक इसका भी दे देते हैं, और एक और एरिया वाला सवाल अपन कर लेते हैं मीनवाइल, है ना। ये वाला करो, ये वाला करो सवाल। ये क्वाड को भूल जाना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये हटा दो, ये हटा दो। तो एक एरिया का सवाल होमवर्क में है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल होमवर्क में है। एक एरिया का सवाल होमवर्क में है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल होमवर्क। x जो है वो 0 से 9/4 है, y 0 से 1 है, x ग्रेटर देन 3y है, x प्लस वाई 2 है। तो बड़ा लाइन लाइन वाली चीज़ें हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फटाफट से इस सवाल को ख़त्म करो। बस प्रतिच्छेदी चीज़ें पता कर लो कहाँ कहाँ हो रही है। x धनात्मक रखना है, y धनात्मक रखना है। एक रेखा है x इज इक्वल टू 3y, एक रेखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों का प्रतिच्छेदन निकालें अपन, तो x इज इक्वल टू 3y रख दें, 4y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2 रखोगे तो 3/2। एक रेखा तो कैसी आ गई अपनी, x इज इक्वल टू 3y, यानी कि ऐसी कुछ चलेगी। और एक x प्लस वाई, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू 1/2, 3/2 1/2। ठीक है, x 0 से 9/4। अच्छा, इन बिंदुओं को भी लिख देता हूँ। ये होगा 2/2, 0, ये होगा 0,2, ये 0,0। सारे बिंदु आ चुके हैं। y 0 से 1 रखना है, y 0 से 1 रखना है, y 0, y इज इक्वल टू 0 ये रेखा हो गई, और y इज इक्वल टू 1 रेखा यहाँ कहीं होगी, है ना, जिसमें x इज इक्वल टू 1 रखने पर y भी 1 आ रहा होगा, और इसमें y इज इक्वल टू 1 रखने पे x 3 आ रहा होगा। तो ये बिंदु हो जाएगा अपना 3,1, ये बिंदु हो जाएगा 1,1। और x कहाँ से कहाँ तक रखना है, 0 से 9/4। तो x इज इक्वल टू 0 ये हो गया, 9/4 मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। 9/4, अगर इसमें मैं x 9/4 रखूँ तो 9/4 इज इक्वल टू 3y, तो y विल बी इक्वल टू 3/4। y 3/4 है, मतलब इसके बीच में कहीं पे ऐसी रेखा आएगी यहाँ कहीं, जो इससे तो आगे होगी लेकिन इस 1 वाली रेखा से इधर होगी। इस वाली रेखा में 9/4 रखने पर y जो है वो 3/4 आएगा, है ना। ठीक है, उधर वाली रेखा को तो प्रतिच्छेद करवाना ही नहीं है। यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये 2 बिंदु है, एक बिंदु इधर वाला है, एक बिंदु इधर वाला है। ये 9/4, 0 है, वो 2,0 है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए कि इसके बीच में तो रहना ही है। x शुड बी ग्रेटर देन 3y और x प्लस वाई। क्या मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है क्या, 0,0 ग्रेटर देन 2 नहीं कर रहा है, मतलब इस रेखा से दूर, इस रेखा से अवे रहना है अपन को, मूल बिंदु से दूसरी तरफ का लेना है।
और इस वाली रेखा में जैसे 9/4, 0 रखूँ मैं, x की जगह 9/4, y की जगह जो संतुष्ट कर रहा है, मतलब इस तरफ का लेना है, तो जो क्षेत्रफल आ जाएगा अपना वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा। इस क्षेत्रफल को अपन को ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल को ध्यान से देखें तो ये एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है, लेकिन ये नीचे थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सा पार्ट है, 9/4 ऐसा। ये जो है ये 1/4 है, ठीक है। तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ऊपर वाला त्रिभुज का अलग पता कर लेते हैं। ये बिंदु क्या था अपना, 0 नहीं, ये 0,1/2 नहीं है, 3/2, 1/2 है ना। ये वाला आ रहा है अपना 9/4, 3/4। तो ये जो दूरी हो गई ये हो जाएगी 1/2, ठीक है। और ये जो नीचे वाली हो जाएगी ये हो जाएगी पूरा 3/4 है, 1/2 नहीं, ये 1/4 होगी और ये 1/2 होगी, 1/2 + 1/4, 3/4, ठीक है। और ये बिंदु 3/2 है और ये 9/4 है, ये 3/2 है और ये 9/4 है, उसको 6/4 लिख दें, तो 9/4 - 6/4, ये चीज़ जो है ये भी 3/4 आ रहा है। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, आधार है 3/4 और ऊंचाई है 1/4, और प्लस ये जो नीचे समलंब चतुर्भुज है, इस समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं के मध्य दूरी और समांतर भुजाओं का योग, यानी 3/4 + 1/4। तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 4 चौक 16 दूना 32, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, यानी 3/32 और 8/32, यानी कि 11/32, 11/32। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। डन, आ गया मजा, क्लियर है ये चीज, बोलो क्या क्या किया, क्लियर हो गया ना। तो देखो अभी हमने क्या क्या कर लिया है आज, शुरू से मैं बताऊं तुम लोगों को। तो अपन ने पहले समाकलन का जो सवाल दिया था उसको किया, जहाँ पे एक ही गुणधर्म, बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म अपन ने सीखा है, इसीलिए मैं ऐसे सवालों को होमवर्क में देता हूँ ताकि तुम लोग ये चीज़ें कर पाओ। फिर यहाँ पर ये जो 3D वाला सवाल था ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था, इसमें विजुअलाइजेशन चाहिए था, है ना। और फिर अपन ने एरिया पे आधारित कुछ सवाल दिए किए हैं, और एरिया पे मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया है जो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एरिया पे एक मैं होमवर्क दे चुका हूँ जिसको अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और फिर अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ गए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर भी एक सवाल मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। अब अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको करना है। तो एक तो क्लास के क्वेश्चंस करने ही करने हैं जो क्लास में मैं दे रहा हूँ, अगर क्लास के क्वेश्चंस हमसे नहीं बने थे तो उन्हें फिर से करना है। एक्स्ट्रा PYQs जितने कर सकते हो करो, रोज एक टेस्ट देने की कोशिश करो, थ्योरी कम पढ़ो, अब ये कोशिश करो कि एनालिसिस अच्छे से हो अपना, मतलब जो भी सवाल हमने किए हैं वो हमको पूरी तरह से आने चाहिए। उनमें अगर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई थी तो उन कॉन्सेप्ट्स को हमको पढ़ना है, और कोशिश ये करो कि जिन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आई है उन कॉन्सेप्ट की एक अलग से शीट बना लो, है ना। और पेपर देने का जो बात मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि भैया सुबह 9 से 12 और दिन में 2 से 5 तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है तुमको, है ना। मतलब रोज़ 9 से 12 एक जगह बैठने की और दिन में 2 से 5 एक जगह बैठने की हैबिट बना लो, क्योंकि वो एग्ज़ाम वाले दिन बैठना पड़ेगा। एकदम टेबल कुर्सी पे जैसे अपन सीधे बैठते हैं वैसे सीधे बैठ के रोज़ इस टाइम पे काम करना है हम लोगों को, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसी के साथ आज की इस सभा को समाप्त करते हैं। अब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे पूरा का पूरा ज्योमेट्री पर, है ना। 3D और वेक्टर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन 2D ज्योमेट्री, सरल रेखा, वृत्त, शंख और परिच्छेद, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आने वाली है। इन पर बहुत सारे सवाल एडवांस में पूछे जाते हैं।
तो अगली क्लास में वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर कुछ परम्यूटेशन बाइनोमियल आएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो मतलब अगला जो पूरा वीक है वो अपना एक तरह से फाइनल वीक होने वाला है। फाइनल रिवीजन को एक तरह से हम लोगों को फाइनल टच देना है। बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस जानबूझ के मैं नहीं रख रहा हूँ बेटा। ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 या 13-14 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इतना हम लोग डिसिप्लिन रह के टाइम निकाल सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ मैं आप लोगों से डिमांड नहीं कर रहा हूँ। और इसमें भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेरी स्पीड के साथ ही चलो। क्वेश्चन देखो, फटाफट से करो, आगे बढ़ो। किया हुआ है तो फटाफट से आंसर निकालो, आगे बढ़ो। लेकिन देखो ज़रूर। जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, या तो आप वो PYQs को आपने कर लिया है तो दूसरे PYQs करो। ज़बरदस्ती मैं नहीं बोलूँगा कि सेम ही चीज़ों को आप बार बार करते रहो, लेकिन देखने के बाद आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन को तो ऐसे अटेम्प्ट किया गया था, ऐसे अटेम्प्ट किया जाना चाहिए था। अगर ये काम आप कर पा रहे हो तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। लेकिन जितने भी सवाल हमने किए उसमें से कुछ भी सवाल ऐसे हैं जो आपको पूरी तरह से क्लिक नहीं हुए थे, एटलीस्ट उन सवालों को रिवीजन अच्छे से कर लें हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको कुछ यूज़फुल चीज़ें मिली होंगी। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है, जल्दी से जल्दी वो फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएँ और सबसे ज़रूरी चीज़ प्यार लुटाते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।